नौकरी नहीं मिली तो सिर्फ मेरा सपना नहीं टूटेगा, पापा के अनाथालय की आखिरी उम्मीद भी टूट जाएगी। पूर्वी ने अपनी मुट्ठियां कस ली। नहीं, मैं हारकर वापस नहीं लौटूंगी। दिल्ली शहर के एक अनाथालय में रहने वाली पूर्वी एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसके कंधों पर असाधारण जिम्मेदारियां थी। अपने पेरेंट्स को एक हादसे में खोने के बाद ओम प्रकाश जी ही उसके सब कुछ थे। दोनों में प्यार इतना गहरा था कि वो उनको पापा बुलाती थी। पर जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी बेसहारा बच्चों को सहारा देने में लगा दी, आज वही इंसान अपनी रिटायरमेंट की छोटी सी पेंशन से उस अनाथालय को चलाने की जद्दोजहद कर रहा था। पूर्वी से ओम प्रकाश जी की ये बेबसी अब देखी नहीं जा रही थी, इसलिए आज का ये इंटरव्यू उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं था, बल्कि अपने पापा का सहारा बनने की पहली कोशिश थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। पूर्वी घबराहट में बोली, ओ नहीं, देर हो रही है। वहीं एक कमरे में बैठे ओम प्रकाश जी अपने बजट का रजिस्टर और बिलों का ढेर घूर रहे थे। आंखों में ढेरों चिंताएं थी जिन्हें वे हमेशा अपनी मुस्कान के पीछे छुपा लिया करते थे। महीने का राशन, बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल और छत की मरम्मत का खर्च। पेंशन के रुपए में ये सब कैसे होगा? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा। तभी कमरे के दरवाजे पर खड़ी पूर्वी तेजी से बाहर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसकी फाइल का कोना मेज से टकरा गया। ओम प्रकाश जी ने चौंक कर ऊपर देखा। पूर्वी बेटा, सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हो? नाश्ता तो कर लो। पूर्वी ने तुरंत अपनी घबराहट छुपाते हुए चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ला दी। पूर्वी घबराहट में बोली, वो बस थोड़ा जरूरी काम है पापा, जल्दी ही आ जाऊंगी। पर बेटा, इतनी जल्दी? चेहरा इतना तनाव में क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? पूर्वी ने आगे बढ़कर ओम प्रकाश जी के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। पूर्वी घबराहट में बोली, सब ठीक है पापा, आप बस अपना ख्याल रखिएगा और समय पर दवाइयां ले लीजिएगा, मैं चलती हूँ। उसने झुककर उनके पैर छुए और अनाथालय के दरवाजे की तरफ भाग गई। पूरी दौड़कर सड़क पर खड़े एक ऑटो में बैठ गई। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही थी। पूर्वी बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। इंटरव्यू का वक्त नजदीक आ रहा था और उसका दिल किसी ढोल की तरह धड़क रहा था। पूर्वी घबराहट में बोली, भैया, कनॉट प्लेस, रॉयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, थोड़ा तेज चलिएगा, 9:30 बजे का टाइम है। ऑटो आगे बढ़ रहा था और पूर्वी अपनी फाइल को सीने से लगाए मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, बस भगवान, आज मेरा साथ देना। पापा ने पूरी जिंदगी दूसरों का घर संभाला है, अब उनकी जिम्मेदारियां उठाने की बारी मेरी है। अगर आज मैं समय पर नहीं पहुंची तो ये मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। कुछ ही देर बाद उसके कदम एक विशाल नीले कांच की इमारत के सामने आकर रुक गए, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था रॉयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। पूर्वी ने ऑटो वाले को किराया दिया और नीचे उतरी। उसने अपनी घड़ी देखी। पूर्वी घबराहट में बोली, शुक्र है अभी भी 10 मिनट बाकी हैं, सब ठीक होगा पूर्वी, बस हिम्मत मत हारना। तभी उसकी नजर रास्ते में एक बुजुर्ग अंधी महिला पर पड़ी, जो अपनी बेंत के सहारे सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि किसी के पास इतना समय नहीं था कि वो कुछ पल रुककर उनकी मदद कर सके। पूर्वी के कदम वहीं ठिठक गए। अगर मैं रुकी तो इंटरव्यू छूट जाएगा, लेकिन अगर मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो पापा की दी हुई सीख का क्या? नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई इंटरव्यू नहीं हो सकता। पूर्वी ने बिना देर किए अपना बैग एक तरफ रखा और दौड़कर उनके पास पहुंच गई। पूर्वी घबराहट में बोली, अम्मा जी, मैं हूं ना, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। महिला ने उसकी आवाज सुनकर राहत की सांस ली और उसका हाथ पकड़ लिया। भगवान तेरा भला करे बेटी, कोई रुक ही नहीं रहा था। पूर्वी उन्हें धीरे धीरे सड़क पार करवाने लगी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार मर्सिडीज उनकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पूर्वी का दिल एक पल के लिए बैठ गया। पूर्वी घबराहट में बोली, अम्मा जी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर महिला को पीछे फुटपाथ पर खींच लिया और खुद कार के सामने खड़ी हो गई। कार के टायर सड़क पर घिसते हुए भयंकर आवाज के साथ रुके। कार पूर्वी से महज कुछ इंच की दूरी पर रुकी थी। पूर्वी की सांसें फूल रही थी, लेकिन उसका डर पल भर में उग्र गुस्से में बदल गया। वो गुस्से से कार की तरफ बढ़ी और शीशे पर जोर जोर से थपथपाते हुए चिल्लाते हुए बोली, गाड़ी पर बैठने के बाद पैदल चलने वाले दिखाई नहीं देते क्या? अपने बाप की सड़क समझ रखी है सबने। उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि आसपास के लोग भी रुककर तमाशा देखने लगे। वहीं कार के अंदर बैठा था आहिल अग्रवाल, अग्रवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस, अग्रवाल परिवार का सबसे बड़ा पोता और देश के सबसे युवा और सफल उद्योगपतियों में से एक। उसके होटल और रेस्टोरेंट्स देश के कई बड़े शहरों में डबल ए के नाम से प्रसिद्ध थे। वो कुछ पलों तक उसे घूरता ही रह गया। ये लड़की आखिर है कौन? आज के जमाने में लोग अपनों के लिए नहीं रुकते और ये किसी अनजान इंसान की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है, ऊपर से मुझ पर चिल्ला रही है। पूर्वी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने एक बार फिर कार पर हाथ मारते हुए शीशा ठोका। पूर्वी घबराहट में बोली, गाड़ी से नीचे उतरो, आज मैं तुम्हें इंसानियत का मतलब समझाऊंगी। लेकिन इसी बीच सड़क के मोड़ से एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर उनकी तरफ बढ़ता चला रहा था। ट्रक का ड्राइवर लगातार हॉर्न बजा रहा था और चिल्ला रहा था, हटो, सामने से हटो, ब्रेक फेल हो गया है। चारों तरफ भगदड़ मच गई, लेकिन पूर्वी अपने गुस्से में इस कदर खो चुकी थी कि उसे अपनी तरफ बढ़ते उस मौत के खतरे का एहसास तक नहीं हुआ। पूर्वी घबराहट में बोली, नीचे उतर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कार के अंदर बैठा आहिल अब बेचैन हो चुका था। उसने सामने देखा, ट्रक अब सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर था। आहिल घबराहट में बोला, डैम इट। उसने बिना एक पल गवाए कार का दरवाजा खोला और पूर्वी की तरफ दौड़ पड़ा। पूर्वी को समझ पाती उससे पहले ही आहिल ने झपट्टा मारकर उसे अपनी मजबूत बाहों में खींच लिया और सड़क के किनारे छलांग लगा दी। लेकिन वो ट्रक आहिल के माथे को हल्के से छूती हुई निकल गई और अगले ही पल एक जोरदार धमाके की आवाज चारों ओर गूंज उठी। ट्रक सीधा मर्सिडीज से जा टकराया और कार के परखच्चे उड़ गए। डर के मारे पूर्वी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और आहिल के सीने से लगकर उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया था। आहिल को दर्द हो रहा था, लेकिन वो शांत था। पूर्वी ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कुछ पल बाद जब उसे एहसास हुआ कि वो सुरक्षित है, तब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने उसी शख्स का चेहरा था जिससे कुछ पल पहले वो लड़ रही थी। उसके माथे से खून बह रहा था और उसकी मजबूत बाहों ने अब भी उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा था। अभी कुछ ही पल पहले मौत उनके इतने करीब से गुजरी थी कि पूर्वी का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। लेकिन अगले ही पल पूर्वी ने खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम इतनी तेज गाड़ी नहीं चला रहे होते तो ये सब नहीं होता। तुम ही इसके जिम्मेदार हो। आहिल उसकी तरफ देख थोड़े गुस्से में बोला, एक तो लोगों की जान बचाओ और ऊपर से लोग थैंक यू भी नहीं कहते। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए आगे बढ़ गया। पूर्वी अवाक सी उसे बस देखती ही रह गई। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था। वो आदमी आखिर था कौन? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसी बीच वहां पुलिस भी आ पहुंची और भीड़ को वहां से हटाने लगी। पूर्वी ने खुद को संभाला, सड़क पर पड़ी अपनी फाइल उठाई और फिर कंपनी की तरफ देखा तो उसे अपना इंटरव्यू याद आ गया। पहले इंटरव्यू को निपटाती हूँ, उसके बाद भगवान ने चाहा तो उस लड़के से फिर जरूर मुलाकात होगी, तब हिसाब चुकाऊंगी। और वो बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर गई। इधर आहिल की एक कॉल पर कई सारी गाड़ियां वहां आ पहुंची। वो भी पुलिस से कुछ देर बात करके वहां से निकल गया, लेकिन उसके जहन में अभी भी पूर्वी का चेहरा घूम रहा था। इधर पूर्वी कंपनी में तो पहुंच गई थी, लेकिन उसे पिछली घटना बार बार याद आ रही थी। आहिल के सर पर लगी चोटें और उसका गुस्सा। तभी एक रिसेप्शनिस्ट ने उससे आकर कहा, मिस पूर्वी, आप अंदर आ सकती हैं।
उसने कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखा। वहाँ एक लंबी टेबल थी जिसके पीछे लगभग 45 साल का एक आदमी बैठा था। उसकी नेम प्लेट पर लिखा था मिस्टर राकेश मेहरा, HR हेड। राकेश ने मुस्कुराते हुए हाथ से कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, वेलकम मिस पूर्वी, आइए बैठिए। पूर्वी उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। राकेश ने उसका CV देखा, फिर उसे ऊपर से नीचे देखने लगा। राकेश ने पूछा, तो पूर्वी, आपकी एजुकेशन तो बहुत शानदार है, बताइए क्या आपने कभी देर रात तक काम किया है? क्योंकि अकेली लड़की के लिए नाइट शिफ्ट मुश्किल होती है। आपकी फैमिली सपोर्टिव है? फैमिली के बारे में सुन के पूर्वी का मन थोड़ा निराश हुआ। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, जी सर, मैं फुली प्रोफेशनल हूँ और मेरी फैमिली भी सपोर्टिव है। राकेश ने इस बार मुस्कान और गहरी करते हुए कहा, अच्छा तो आप सिंगल हैं या मैरिड? क्योंकि अगर आपको ऑफिस के साथ साथ क्लाइंट मीटिंग्स और कंपनी डिनर्स में जाना पड़े तो घर पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आएगा? ये सुनते ही पूर्वी के चेहरे पर हल्की बेचैनी झलकती है, लेकिन वो संभल गई। पूर्वी ने कहा, सर मुझे लगा हम मेरी क्वालिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे, मेरी पर्सनल लाइफ से कंपनी को क्या मतलब? वो भी करेंगे, लेकिन कैंडिडेट को समझना भी तो जरूरी है। ये कहते हुए वो अपनी कुर्सी से उठा और पूर्वी के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। वैसे जितनी खूबसूरत तुम CV में लग रही थी उससे कहीं ज्यादा सामने हो। पूर्वी ने तुरंत सख्त स्वर में कहा, सर मुझे लगता है आप मेरी प्रोफेशनल स्किल से भटक रहे हैं, कृपया अपनी लिमिट में रहिए। मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ, मॉडलिंग के लिए नहीं। राकेश मेहरा उसके कान के पास झुकते हुए बोला, इतना गुस्सा क्यों पूर्वी? देखो इस इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, तुम समझदार हो, क्यों ना थोड़ा एडजस्ट कर लो। अगर तुम थोड़ा कोऑपरेट कर लो तो ये जॉब तुम्हारी है। ये कहते हुए उसने उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन इस बार पूर्वी का सब्र जवाब दे चुका था। वो तुरंत खड़ी हुई और उसका हाथ झटकते हुए बोली, खबरदार जो दोबारा मुझे छूने की कोशिश भी की तो। वो हंसते हुए बोला, अरे आजकल की लड़कियां पहले ना कहती हैं और बाद में। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही पूर्वी की सैंडल सीधे उसके गाल पर जा लगी थी, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, ये ले तेरी घटिया सोच का इनाम, नौकरी चाहिए मुझे लेकिन अपनी इज्जत बेचकर नहीं। पूर्वी ने गुस्से से कहा, अगर दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत की तो अगली बार सैंडल नहीं पुलिस तुझे सबक सिखाएगी। इतना कहकर उसने अपनी फाइल उठाई और वहां से बाहर निकल गई। वो बाहर आई तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने दीवार का सहारा लिया और हताश से बोली, बाप रे, ये क्या दिन देखने पड़ते हैं। नौकरी तो दूर, ऐसे गिरे हुए नीच लोगों से पाला पड़ रहा है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। फिर उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं पूर्वी, नौकरी गई तो गई, लेकिन अपने पापा का सिर झुकने नहीं दिया। आज का तो दिन ही खराब है। और जल्दी से हर दिन की तरह गुरुद्वारे पर सेवा के लिए निकल गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी। वहीं दिल्ली के एक आलीशान होटल के कमरे में आहिल अग्रवाल फोन पर बात कर रहा था। हाँ दादी, मैं आज ही गुरुद्वारा चला जाऊंगा, आप परेशान मत होइए, मैं एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए आया हूँ, उसके बाद सीधे वहीं जाऊंगा। दोपहर के 12 बजे वो दिल्ली के एक गुरुद्वारे के बाहर खड़ा था। उसका खास आदमी धीरज और उसके 4 बॉडीगार्ड उसके आसपास मौजूद थे। वो फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी एक लड़की तेजी से भागती हुई उसकी तरफ आई और सीधे उससे जा टकराई। अगले ही पल दोनों नीचे गिर पड़े। जैसे ही आहिल की नजर लड़की की आंखों में पड़ी, वो कुछ पल के लिए उनमें खो सा गया और बोला, तुम और यहाँ? वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पूर्वी थी। पूर्वी ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मुझे थोड़ी देर हो गई थी इसलिए मैं दौड़ते हुए आ रही थी। तभी उसका चेहरा देखकर पूर्वी को भी याद आया और उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ये तो वही अकड़ू आदमी है, अच्छा हुआ सामने आ गया। वो कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से एक बुजुर्ग सरदार की आवाज आई, अग्रवाल साहब आप? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, साहब आइए, हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। वह उनके साथ गुरुद्वारे के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने 3 करोड़ रुपए का चेक उन्हें देते हुए कहा, ये मेरी दादी की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। सरदार जी मुस्कुराते हुए बोले, मिस्टर आहिल, इससे न जाने कितने अनाथ बच्चों का इलाज और पढ़ाई हो सकेगी। सरदार जी और आहिल एक दूसरे से बातें करते हुए अंदर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी पूर्वी गुस्से में बड़बड़ाई, जब भी मिलता है मेरे ऊपर ही गिर पड़ता है, तू रुक जरा, आज तेरी सारी हेकड़ी निकाल कर ही दम लूंगी। ये कहते हुए पूर्वी आहिल की तरफ बढ़ चली। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई, जिसे सुनते ही वो वहीं रुक गई। ओहो मेरी परी, मेरा मतलब है पूर्वी। पूर्वी आहिल की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी पीछे से आई आवाज को सुनकर वो मुड़ी तो सामने कोई और नहीं बल्कि अयान था, जो उसके बचपन का दोस्त था। समय के साथ अयान उससे एक तरफा प्यार भी करने लगा था, लेकिन अब तक जता नहीं पाया था। बचपन से ही वे दोनों एक दूसरे के साथ पले बड़े थे, एक दूसरे के सुख दुख में वो हमेशा खड़े रहते थे। उस आवाज को सुनकर पूर्वी वहीं रुक गई और दौड़कर उसके गले जाकर लगते हुए बोली, अयान तुम यहाँ? अच्छा हुआ आ गए, आज मेरा पाला एक अकड़ू आदमी से पड़ गया था, उसे मजा चखाने जा रही थी। ये सुन अयान थोड़ा हैरानी में बोला, क्या हुआ? और किसे मजा चखाने जा रही हो? किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या? तभी पूर्वी आहिल की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो रहा, लेकिन तुम्हें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बाद में बताती हूँ, तुम अंदर जाकर थोड़ी हेल्प करो, मैं आती हूँ। अयान ने एक नजर गुस्से में आहिल की तरफ देखा, फिर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ी तो मुझे बताना। और वो अंदर चला गया। इधर पूर्वी आहिल की तरफ बढ़ गई, लेकिन इससे पहले कि वो आहिल के पास पहुंच पाती, तभी बुजुर्ग सरदार ने आहिल से कहा, आपके माथे पर ये पट्टी कैसी अग्रवाल साहब? तभी आहिल ने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं सरदार जी, बस ये छोटी खरोच है। तभी सरदार जी ने आहिल से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जब आप आज इस मौके पर आ ही गए हैं तो क्यों ना लंगर भी खा के ही जाए। बुजुर्ग सरदार के इस प्रपोजल को आहिल मना नहीं कर पाया और उसने झट से अपना सिर हाँ में हिला दिया, लेकिन आहिल की नजरें अब भी पूर्वी को ढूंढ रही थी। सरदार जी झट से आहिल को लंगर वाली जगह पर ले गए। आहिल को लंगर में बने सारे आइटम में से थोड़ा थोड़ा सब कुछ परोस दिया गया। आहिल साधारण इंसान की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने दाल, कढ़ी, आलू मटर की सब्जी, चावल और पूड़ी सब एक थाली में रखकर परोसा गया था। आहिल ने खाने को देखते ही कहा, वाह, देखने में तो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है, लगता है कि आज मजा आने वाला है। खाने की खुशबू से उसकी आंखों में चमक आ गई थी। उसने खाना खाना शुरू किया। सरदार जी अब भी वहीं पर खड़े थे ताकि आहिल को कुछ भी चाहिए तो वो जल्दी से लाकर दे सके, लेकिन आहिल ने जैसे ही कढ़ी खाई फौरन सरदार जी की तरफ देखते हुए बोला, दाल और कढ़ी को किसने बनाया है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सरदार जी ने कहा, ये तो पूर्वी बेटा ने बनाया है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो अक्सर यहाँ आकर अपनी सेवा देती है। अचानक पूर्वी का नाम सुनकर आहिल को वो लड़की याद आ गई जिससे वो कुछ देर पहले टकराया था, और उसके दिल में एक अजीब तरह का एहसास भर उठा। उसे न जाने क्यों ऐसा एहसास हुआ कि हो ना हो वो लड़की वही है। आहिल ने हल्की मुस्कान के साथ सरदार जी को देखा, फिर दाल कढ़ी खाने में मग्न हो गया। इधर पूर्वी गुरुद्वारे की रसोई में बहुत तेज गुस्से में थी। उसके दिमाग में चल रहा था कि आहिल को मजाक कैसे चखाया जाए। तभी वहां रखे हुए प्रसाद को देख उसके शरारती दिमाग में एक आइडिया आया। वाह, ये हुई ना बात, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और उसने खीर को एक कटोरे में निकाला और फिर वहीं पास खड़े एक कार्यकर्ता से कहा,
अरे भैया, आपने ये खीर तो अपने साहब को दी ही नहीं। मुझे लगता है कि इसे आपको खुद ले जाना चाहिए। ये सुनते ही वो आदमी उस खीर को लेकर आहिल के पास गया और उसे परोस दिया। आहिल ने जैसे ही चम्मच से खीर को टेस्ट किया, उसके एक्सप्रेशन अजीब से हो गए, जिसे देखते ही पास खड़े उसके खास आदमी धीरज ने कहा, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? इधर खिड़की से पूर्वी पूरा मजा ले रही थी। वो झट से ताली बजाती हुई बोली, देखा बच्चू, पूर्वी से टकराने का अंजाम। तुझे क्या लगा था कि तू कुछ भी बोल के चला जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी? इधर आहिल ने अपना मुंह ठीक करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ये तो लाजवाब बनी है, बल्कि ऐसी खीर तो मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं खाई थी। ये कहने के बाद उसने अपनी फीकी स्माइल दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये खीर में नमक कौन डालता है? किसी ने जानबूझकर किया है, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसने किससे टक्कर ली है। इधर पूर्वी इस बात से अनजान होकर काफी खुश हो रही थी। किसी तरह उसने अपना मुंह बंद किया, नहीं तो आहिल को सब पता चल जाता। तभी आहिल ने फिर से सोचा, कहीं मेरा शक सही तो नहीं है? भगवान करे कि वो सच ना हो, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो फिर मैं उसकी जिंदगी बदल दूंगा। वो अचानक पीछे पलटा तो उसने खिड़की से पूर्वी को देख लिया और सारा माजरा समझ लिया। उसने बिना किसी देरी से उस खीर को फटाफट पूरा खा लिया और अपना कटोरा आगे बढ़ाते हुए कार्यकर्ता से बोला, एक कटोरी खीर और मिल जाती तो मजा आ जाता। और हाँ, अपनी पूर्वी से खीर के लिए थैंक यू कहना ना भूलना, क्योंकि ये खीर मेरी जहन में बैठ गई है। ये सुनते ही पूर्वी झट से अपने सिर पर हाथ मारती हुई बोली, धत तेरी की, इसे कैसे पता चला कि ये खीर मैंने ही बनाई है? और उसे मेरा नाम कैसे पता चला? तभी उस परोसने वाले आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं साहब, मैं ऐसा करता हूँ कि इस बार पूर्वी को ही खीर लेके भेज देता हूँ। ये सुनते ही इस बार पूर्वी की हालत खराब हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं बुरी तरह फंसने वाली हूँ, बचा ले भगवान इस बार। वो आदमी पूर्वी को बुलाने रसोई की तरफ निकल गया, लेकिन अफसोस, जब पूर्वी वहां कहीं नहीं दिखी तो वो खाली हाथ ही वापस आहिल के पास आते हुए बोला, माफ कीजिएगा साहब, लगता है कि पूर्वी चली गई और खीर भी अब खत्म हो गई है। जवाब में आहिल ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा दिया। गुरुद्वारे में हुई उस बातचीत के कुछ समय बाद दो काली चमचमाती कारें शर्मा हाउस के सामने आकर रुकी। पहली कार से 4 बॉडीगार्ड फौरन बाहर निकले और चारों तरफ फैल गए। तभी दूसरी कार से आहिल के साथ हमेशा साई की तरह रहने वाला उसका करीबी धीरज फुर्ती से बाहर आया और आहिल के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। उस कार से आहिल निकला और धीरज के साथ सीधे शर्मा हाउस के अंदर चला गया। आहिल अंदर जाते हुए अपनी नजरों से चारों तरफ देख रहा था, मानो जैसे उसकी नजरों को किसी की तलाश थी। लेकिन इधर पूर्वी, जो कि बालकनी में थी, उसकी नजर आहिल पर पड़ गई थी। उसने जैसे ही आहिल को देखा, वो एड़ी से चोटी तक कांप गई और घबराहट में छिपकर वहीं नीचे बैठ गई। उसके बाद वो रेलिंग के झरोखे से छिपते हुए उसे देखने की कोशिश करती हुई बोली, हे महादेव, क्या ये लड़का यहाँ मुझे परेशान करने के लिए आया है? अगर इसने मेरे पापा से शिकायत कर दी और सारी सच्चाई बता दी तो मेरी तो वाट लग जाएगी। हे भगवान, अब क्या करूं? भगवान जी प्लीज मुझे इस बार बचा लो, अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जैसे ही पूर्वी नीचे आई तो आहिल को अपने पापा के पास चेयर पर आराम से बैठा देख वो चौंक गई। इससे पहले कि आहिल की नजर पूर्वी पर पड़ती, वो झट से पीछे हो गई। हे भगवान, ये तो सीधे मेरे पापा के साथ बैठ गया, भला कोई ऐसे कैसे कर सकता है? पूर्वी ने घबराते हुए कहा। तभी आहिल ने चेहरे पर एक तीखा भाव लिए ओम प्रकाश जी से कहा, अंकल मुझे पूर्वी से मिलना है, उसे बुला दीजिए। ये सुनते ही ओम प्रकाश जी गुस्से में आ गए। ओम प्रकाश जी ने आहिल को देखते हुए पूछा, तुम्हें पूर्वी से क्या काम है? ये सुनते ही आहिल समझ गया कि ये इंसान इतनी आसानी से नहीं मानेगा, इसलिए उसने अपनी अगली चाल चलते हुए कहा, प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए, पर मैं वो बात पूर्वी के सामने ही करना चाहूंगा। आहिल की बात को सुनकर ओम प्रकाश जी ने कुछ नहीं कहा और फिर उन्होंने आवाज लगाई, पूर्वी बेटा, कहाँ हो तुम? वैसे तो पूर्वी घर के किसी भी कोने में हो, लेकिन जब भी उसे उसके पापा बुलाते थे वो फौरन सामने आ जाती थी, लेकिन आज वो अपने मुंह पर हाथ रखकर छुप के बैठी हुई थी। ओम प्रकाश जी ने अब तक 4 बार पूर्वी को बुलाया था, लेकिन पूर्वी ने तो आज कसम खा ली थी कि जब तक ये लड़का यहाँ से नहीं जाएगा वो भी यहाँ से हिलेगी भी नहीं। तभी ओम प्रकाश जी की आवाज सुनकर एक 8 साल का लड़का भागकर उनके पास आया और बोला, दादाजी मैं पूर्वी दीदी को ढूंढ के लाऊं क्या? ओम प्रकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ गोलू बेटा, और जहाँ भी वो दिखे उसे खींच के मेरे पास लेते आना। लगभग 15 मिनट बाद पूर्वी अपने हाथ में नाश्ते का ट्रे लेकर आंगन में आई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से नाश्ते को टेबल पर रखा। पूर्वी को देख वहां मौजूद सब थोड़ा हैरान रह गए, क्योंकि पूर्वी ने अपना हुलिया अजीब तरह से बना रखा था। उसने अपने लंबे काले बालों को अपने चेहरे पर बिखेरा हुआ था। पूर्वी ने साड़ी पहनी हुई थी, जबकि वो साड़ी कभी पहनती नहीं थी। ओम प्रकाश जी पूर्वी को ऐसे देख के एकदम शॉक थे। आहिल ने जैसे ही उसे देखा तो उसके मन में ख्याल आया, ये लड़की कौन है? नहीं, ये पूर्वी नहीं हो सकती, कहीं ये उसकी बड़ी बहन तो नहीं? वही पूर्वी जल्दी से नाश्ते के ट्रे को टेबल पर रखकर वहां से 9-2-11 होने की फिराक में थी। वो जैसे ही ट्रे रखकर वहां से जाने के लिए पलटी, तभी उसे पीछे से ओम प्रकाश जी की आवाज सुनाई दी, पूर्वी बेटा जरा 1 मिनट रुको। अपने पापा की आवाज सुनते ही पूर्वी घबरा गई और घबराहट में अपनी आंखें बंद करती हुई बुदबुदाई, ले बेटा गई काम से, इन्होंने इसके सामने मेरा नाम लेके फंसवा दिया मुझे। ओम प्रकाश जी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा ये क्या हुलिया बना रखा है, बाल बिखरे हुए हैं और ये साड़ी पहनने का बुखार कब से चढ़ गया? आखिर आज तुम्हें हुआ क्या है? पूर्वी अपना चेहरा लटकाती हुई मन ही मन बोली, पापा आज मेरा मन साड़ी पहनने को किया तो पहन लिया। वहीं ओम प्रकाश जी ने पूर्वी के चेहरे से बाल को पीछे हिवर्टेड हुए कहा, वाह ये तो अच्छी बात है, लेकिन चेहरा भी तो दिखे, अब लग रही हो ना मेरी राजकुमारी बेटी, चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने पूर्वी को आहिल की तरफ घुमा दिया। पूर्वी ने फौरन ही अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं जब आहिल की गहरी काली नजर पूर्वी के सुंदर चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। एक पल के लिए उसने अपने मन में सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। आहिल ने उसे देखते ही मन में कहा, ये है पूर्वी, मेरा शक सही निकला, लेकिन तुम्हें पता नहीं है शायद तुमने किसके सामने आने की जरूरत की है। ओम प्रकाश जी ने कहा, बेटा ये है आहिल अग्रवाल, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और ये आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। पूर्वी इस वक्त आहिल को सवालिया नजर से देख रही थी कि तभी आहिल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी स्पेशल खीर खाने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरे साथ मुंबई चलना होगा। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम से शॉक्ड रह गए। ओम प्रकाश जी आहिल को घूरते हुए सख्त आवाज में बोले, क्या मतलब है, पूर्वी तुम्हारे साथ क्यों जाएगी एक अनजान आदमी के साथ? आहिल उनके सवाल से जरा भी परेशान नहीं हुआ। उसने बड़ी शांति से जवाब दिया, अंकल आपकी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो मुझे वो अपने पर्सनल कुक के तौर पर चाहिए। वो मेरे लिए खाना बनाएगी और बदले में मैं उसे अच्छा पेमेंट दूंगा। पैसों के नाम पर पूर्वी की आंखों में चमक आ गई। वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि इस वक्त पैसों की कितनी जरूरत है। उसके पापा की पेंशन तो अब अगले महीने ही आएगी। उसे अपना इंटरव्यू भी याद आया था जहां से वो निराश होकर लौटी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा मौका उसे सामने से आकर मिलेगा। उसे खाना बनाने से कोई एतराज नहीं था, ये काम तो वो खुशी खुशी कर सकती थी, लेकिन जरूरी तो उसके पापा की मंजूरी थी। वो इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उम्मीद से अपने पापा की तरफ देखने लगी।
ओम प्रकाश जी ने गंभीर चेहरे के साथ आहिल को देखा और कहा, नहीं, मैं अपनी बेटी को अकेले इतनी दूर आपके साथ रहने के लिए नहीं भेज सकता। हाँ, मानता हूँ कि पैसों की जरूरत है, लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। आहिल उनकी बातों से जरा भी विचलित नहीं हुआ, उल्टा उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई, जैसे कि उसे पहले से पता था कि यही होने वाला है। उसने शांति से ओम प्रकाश जी की आंखों में देखते हुए कहा, अंकल, मैं जानता हूँ कि आपको पूर्वी की सेफ्टी की फिक्र हो रही है और इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मुंबई में मेरा पूरा परिवार है जो पूर्वी का पूरा ख्याल रखेगा। उसके बदले मैं आपको और यहाँ के सारे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यहाँ एक अच्छे कुक, एक केयर टेकर, बच्चों की फीस, हर एक चीज जी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और पूर्वी को भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। ये आहिल अग्रवाल की जुबान है। आहिल ने ये सब पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था। उसकी आवाज में न केवल कॉन्फिडेंस था, बल्कि हर बात में अजीब सी गहराई थी। पूर्वी पूरी तरह से आहिल की बातों में आ चुकी थी। मतलब वो जाने के लिए तैयार थी और उसका सिर्फ एक कारण था, वो अपने पापा की मदद करना चाहती थी। अगर उसके खाना बनाने से उसके परिवार की कोई मदद होती तो वो अपना 100% देने को तैयार थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन ओम प्रकाश जी अभी भी थोड़े संशय में थे। उन्होंने एक नजर अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर आहिल की तरफ मुड़कर कहा, मैं तुम्हारी सारी बातों पर भरोसा कर भी लूं, तब भी मैं पूर्वी को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। आहिल ने उनकी बात सुनकर पूर्वी की तरफ देखा और पूछा, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पढ़ रही है, अभी उसका कॉलेज पूरा नहीं हुआ है। मैं अपनी बच्ची के फ्यूचर के साथ कोई जोखिम नहीं ले सकता। आहिल ने ये सुनकर अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और ओम प्रकाश जी को तिरछी नजर से देखते हुए बोला, डोंट वरी अंकल, मैं उसका एडमिशन मुंबई के बेस्ट कॉलेज में करवा दूंगा और उसकी फीस भी भर दूंगा। आपको आपसे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओम प्रकाश जी का दिल एक बाप का था। वो इतनी आसानी से किसी की बात पर भरोसा कैसे कर लेते? भले ही आहिल की सारी बातें चाशनी की तरह मीठी लग रही थी, लेकिन वो अपने 60 साल के अनुभव को रखते थे। उन्हें पता था कि जहाँ ज्यादा मीठा होता है वहाँ चींटियां जल्दी आकर्षित होती हैं। वो मन में सोचने लगे, माना कि मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन एक बार उसके हाथ का खाना खाकर ये उसे अपने साथ ले जाने की जिद क्यों कर रहा है? कहीं उसके पीछे इसका कोई खतरनाक मकसद तो नहीं? वहीं आहिल जब उनका गंभीर चेहरा देखा तो उसके मन में आया, लगता है ये इंसान इतनी आसानी से नहीं मानेगा। लेकिन मैं भी आहिल अग्रवाल हूँ, मैंने कभी हार नहीं मानी, चाहे जो भी करना पड़े। पूर्वी को आज अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इससे पहले कि वे दोनों किसी नतीजे पर पहुंचते, पूर्वी ने अपने पापा की तरफ देखकर मीठी आवाज में कहा, पापा, मुझे जाने की परमिशन दीजिए और मैं कहाँ आपसे हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। आप जब भी याद करेंगे मैं आपके पास आ जाऊंगी। ओम प्रकाश जी पूर्वी की आंखों की चमक देखकर कुछ कह नहीं पाए। तभी पूर्वी आहिल की तरफ मुड़कर जल्दी से बोली, सर, मुझे आपकी कुक की जॉब मंजूर है, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से आपके साथ चलूं, आपको मेरे पापा और बच्चों की देखभाल के लिए केयर टेकर बुलवाना होगा, ताकि मैं निश्चिंत होकर आपके साथ चल सकूं। आहिल के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। उसने एक नजर अपने पीछे खड़े धीरज की तरफ देखा और धीरज तुरंत समझ गया कि उसके बॉस क्या कहना चाहते हैं। उसने जल्दी से ओके बॉस कहा और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद आहिल ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, पूर्वी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से चलने के लिए अपनी पैकिंग कर लेनी चाहिए? पूर्वी ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। वहीं उसके जाते ही ओम प्रकाश जी भी अपनी बेटी से कुछ बात करने के लिए चले गए। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद आहिल अकेले आंगन में बैठा था। उधर पूर्वी अपने कमरे में जरूरी सामान पैक कर रही थी। ओम प्रकाश जी पीछे खड़े होकर उसे देख रहे थे। कुछ पल और उसे निहारने के बाद आखिरकार ओम प्रकाश जी ने पूर्वी से बात की, बेटी, एक बार फिर सोच लो, मुझे तो वो लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर आज किसी और की बात होती तो मैं एक बार भी संकोच नहीं करता, लेकिन तुम, मेरी बच्ची, तुम बहुत मासूम और भोली हो। मुझे डर है कि वो तुम्हें कहीं चोट न पहुंचा दे। पहली बार हम सबसे दूर जा रही हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। पूर्वी अपने पापा की बात सुनकर हल्की सी मुस्कुराई और किताब बेड पर रखकर पीछे पलटी। पापा का चिंता से भरा चेहरा देखकर वो उनके पास आई, उनका हाथ अपने हाथों में लिया और मीठी आवाज में कहा, पापा, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने हमें और इस आश्रम के सभी बच्चों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, कमजोर और डरपोक नहीं। पापा, आप चिंता छोड़ो और अपनी इस बहादुर बेटी को खुशी खुशी विदा करो। कौन सा हमेशा के लिए मुंबई जा रही हूँ? बस 2 साल की बात है। कॉलेज खत्म होते ही दिल्ली लौट आऊंगी, हमेशा के लिए आपके पास। दोनों इस तरह काफी देर तक बातें करते रहे। ठीक 2 घंटे बाद पूर्वी घर से जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। आहिल ने जाने से पहले एक कुक और 3 केयर टेकर का इंतजाम कर दिया था और धीरज को 2 दिन के लिए वही रुकने को कहा था, ताकि यहाँ कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे सुलझा सके। पूर्वी ने घर के बाहर अपने पापा को गले लगाया, सभी बच्चों को बाय किया, उन्हें अपना और पापा का ख्याल रखने को कहा। कुछ ही देर में सबको बाय करके पूर्वी और आहिल वहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और बाकी सब उन्हें जाते हुए देखते रहे। पूर्वी प्लेन में बैठी अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगी कि अगर आज वो होते तो शायद उसकी जिंदगी कुछ अलग होती, लेकिन एक हादसे ने उसके लिए सब बदल दिया था। यही सब सोचते हुए उसकी आंख लग गई। देर रात में फ्लाइट मुंबई पहुंची और कुछ ही समय में पूर्वी मुंबई में आहिल के बंगले के बाहर खड़ी थी। वो चारों तरफ नजरें घुमाकर एक एक चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी और मन में कह रही थी, वाह, सर का घर तो महल की तरह कितना सुंदर है, लेकिन घर एकदम सुनसान सा क्यों है और घर के सारे फैमिली मेंबर्स कहाँ गए? वो अपने ख्यालों में गुम ही थी कि तभी उसे आहिल की आवाज सुनाई दी। तभी अचानक आहिल ने पूर्वी को आवाज दी, जिसे सुनकर वो एकदम से घबरा गई। आहिल ने उसे देखते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। चलो, तुम भी अब थक गई होगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं ताकि तुम आराम कर लो और कल हम तुम्हारे काम के बारे में बात करेंगे। पूर्वी थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन आहिल की बात सुनकर उसने चुपके से राहत की सांस ली और हाँ में अपना सिर हिला दिया। आहिल ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? आहिल की बात सुनकर पूर्वी ने जल्दी से नहीं में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, मैं बोल सकती हूँ। आहिल ने झट से कहा, गुड, तो अब से मैं जो भी तुमसे कहूँ या पूछूं उसका जवाब अपनी मीठी आवाज में देना, ना कि हाथ, पैर और सिर से। पूर्वी ने जल्दी से हाँ कहा और फिर मन में सोचने लगी, हाथ और सिर से इशारा करके तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन पैरों से कैसे जवाब देते हैं ये समझ नहीं आ रहा। सर से पूछूं क्या? तभी उसे आहिल की आवाज सुनाई दी, क्या पूछना चाहती हो, पूछो। पूर्वी चौंक गई। उसने जल्दी से मन में कहा, अरे क्या सर मन की बातें भी सुन सकते हैं क्या? आहिल को अंदर ही अंदर हंसी आ गई, पर चेहरा गंभीर बना हुआ था। आहिल ने अपने एक सर्वेंट को आवाज दी, रॉनी। रॉनी भागता हुआ आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। आहिल ने कहा, रॉनी, मैडम का रूम तैयार हो गया है तो इनको लेके जाओ। रॉनी ने झट से कहा, जी सर, रूम तैयार है। पूर्वी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। आहिल उसे जाता हुआ देखता रहा। न जाने क्यों उसका मन पूर्वी के करीब रहने का ही कर रहा था। पूर्वी ने कमरा देखा तो हैरान रह गई। बेहद खूबसूरत आलीशान कमरा, जिसमें कदम रखने का ही सोच वो अजीब महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद पूर्वी और आहिल ने डिनर किया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। आहिल ने अपने कमरे में पहुंच धीरज को फोन किया और ऑर्डर देते हुए कहा, वहां का काम खत्म करके जल्दी मुंबई वापस आओ। उधर से धीरज की आवाज आई, हाँ बॉस, वैसे सब सॉर्ट हो गया है इधर। इसके बाद आहिल ने कॉल कट कर दी और पूर्वी के बारे में सोचने लगा। पूर्वी को अपना बनाने का जुनून उसके सर पर उतर रहा था। वो उसे देखने के लिए उसके कमरे की तरफ गया, लेकिन वो जैसे ही उसके रूम के करीब पहुंचा कि उसने उसकी एक तेज चीख सुनी।
आहिल वो आवाज सुनते ही घबरा गया। उसने मन ही मन कहा, अरे ये आवाज तो पूर्वी की है, मुझे चलकर देखना होगा। लेकिन जैसे ही वो पूर्वी के रूम के पास पहुंचा तो उसके रूम का दरवाजा खुला देख के वो चौंक गया। उसने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, रात के 1 बजे, भला इसके रूम का दरवाजा कैसे खुला रह सकता है? कहीं पूर्वी किसी परेशानी में तो नहीं? ये कहते हुए आहिल पूर्वी के रूम के अंदर घुस गया और अगले ही पल आहिल की सामने नजरें पड़ते ही वो एकदम से चौंक गया। आहिल ने देखा कि पूर्वी पसीने से तरबतर थी और नींद में करवटें बदलते हुए कुछ बड़बड़ा भी रही थी। आहिल को उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो उसके करीब आया और उससे धीमी आवाज में बोला, पूर्वी पूर्वी यू फाइन, हे वेक अप। लेकिन पूर्वी को जैसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी, वो बस अपने आप में बड़बड़ाई जा रही थी। पूर्वी ने नींद में ही धीरे धीरे रोते हुए कहा, मम्मा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे मम्मा के पास जाना है, प्लीज मुझे मम्मा के पास जाने दो। पापा आप कहाँ हो? प्लीज आप सब पापा को बुलाओ, प्लीज छोड़ो मुझे पापा मम्मा के पास जाना है। उसकी बातें सुनकर आहिल चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर पूर्वी के माँ पापा को हुआ क्या था और उसकी ये हालत क्यों है। इतना सोचकर उसने अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाया, लेकिन छूने से पहले ही रोक लिया और एक पल सोचकर फिर प्यार से बहुत आहिस्ता से अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसे सहलाने लगा और धीरे से बोला, पूर्वी शांत हो जाओ, मैं हूँ यहाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम कल चलेंगे तुम्हारी मम्मा के पास, सो जाओ। पूर्वी बहुत गहरी नींद में थी, लेकिन फिर भी उसे आहिल का स्पर्श बहुत अच्छा और अपना सा लग रहा था। उसने नींद में ही मासूमियत से पूछा, आप सच कह रहे हो, हम मम्मा के पास जाएंगे ना? आहिल को उसकी मासूमियत और प्यारी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। वो धीरे धीरे उसका सिर सहलाते हुए बोला, हाँ हम जरूर जाएंगे तुम्हारी मम्मा और पापा के पास, अब तुम सो जाओ। पूर्वी अब रो नहीं रही थी। उसने अपनी मीठी आवाज में नींद में ही ओके कहा और शांत होकर आहिल की तरफ करवट बदलकर सो गई। पूर्वी के करवट बदलने से आहिल का जो हाथ बेड पर था उसे पूर्वी ने कसकर पकड़ लिया था, जैसे वही उसकी मम्मा हो, और अगर उसने हाथ छोड़ दिया तो वो उससे दूर चली जाएगी। आहिल ने बहुत कोशिश की, लेकिन पूर्वी ने उसका हाथ छोड़ा ही नहीं। अब बेचारे के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे वैसे ही ठंडे फर्श पर बैठे बैठे पूरी रात गुजारनी पड़ी। वो फर्श पर बैठकर पूर्वी के मासूम चेहरे को प्यार से निहारने लगा। कुछ देर उसके चेहरे के हर बनावट को देखने के बाद आहिल की नजर पूर्वी के गुलाबी नर्म होठों पर जाकर रुक गई। उन होठों को देखकर उसका गला सूखने लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली, लेकिन ये दूरी ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ ही पलों में उसकी नजर फिर से वहीं जा पहुंची। अब आहिल के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उसे यकीन हो गया कि अगर वो थोड़ी देर और पूर्वी के होठों को देखता रहा तो पक्का खुद को रोक नहीं पाएगा। इसलिए उसने जल्दी से टेबल लैंप बंद कर दिया। पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। पूर्वी और आहिल दोनों आज पहली बार मिले थे। दोनों भले ही एक बेड पर नहीं, लेकिन एक ही रूम में एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो रहे थे। अब देखना यह था कि क्या आहिल के दिल में पूर्वी ने कब्जा कर लिया था या बस ये सिर्फ एक अट्रैक्शन ही था। उधर अगले दिन सुबह सुबह पूर्वी का दोस्त अयान अपनी बाइक लेकर ओम प्रकाश जी के घर पहुंचा। पूर्वी बिना अयान को बताए ही मुंबई चली गई थी और उसे अब तक कोई फोन भी नहीं की थी। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? ये सब कुछ उसे परेशान कर रहा था। वो टेंशन में दंदनाता हुआ ओम प्रकाश जी के घर पहुंच गया। उसने ओम प्रकाश जी को रसोई में चाय बनाते देखा और पूछा, अंकल पूर्वी कहाँ है, अभी तक सो रही है क्या? ओम प्रकाश जी ने मुड़कर देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और लाचारी थी। उन्होंने चाय की कप अयान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटा पूर्वी नहीं है यहाँ, वो कल ही मुंबई चली गई। अयान के हाथ से चाय की कप छूटकर नीचे गिरी और फूट गई। उसकी आंखें फैल गईं। वो चौंकते हुए बोला, क्या मुंबई? मतलब कब, किसके साथ, मुझे क्यों नहीं बताया? उसके सवाल एक के बाद एक बारूद की तरह फूट रहे थे। ओम प्रकाश जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा सुनो, एक लड़का है आहिल, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो कल यहाँ आया था और उसने पूर्वी को अपने यहाँ काम करने का ऑफर दिया। वो 2 साल के लिए मुंबई गई है। मैंने मना किया और उसने अनाथालय के लिए इतना बड़ा फंड देने का वादा किया कि मैं। ये कहते हुए उनकी आवाज भर्रा गई। फिर आगे बोले, मैं मना नहीं कर सका बेटा, इस अनाथालय में सभी बच्चों का खर्चा, पढ़ाई, सब कुछ वही संभालेगा। पूर्वी ने भी कहा कि यही सही मौका है और वो चली गई। अयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे याद आया कि गुरुद्वारे में पूर्वी ने एक लड़के की तरफ गुस्से में इशारा किया था। ये जरूर वही लड़का होगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने से किसी ने दिल निकाल लिया है। उसने जोर से टेबल पर हाथ रखा और चिल्लाया, लेकिन वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है? मैं उसके बिना कैसे? और वो मुझे छोड़कर एक अजनबी के साथ मुंबई चली गई। ओम प्रकाश जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, पर पूर्वी ने तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया था। उसे डर था कि तुम रोकने की कोशिश करोगे, लेकिन मुझे तो लगा था कि उसका इंटरव्यू अच्छा गया होगा। और ये कहते कहते अयान रुक गया। ये सुनते ही ओम प्रकाश जी बोले, कैसा इंटरव्यू बेटा? तो तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो क्या? ना चाहते हुए भी अयान के मुंह से वो शब्द निकल गए जिसे पूर्वी ने ओम प्रकाश जी को बताने से मना किया था। अयान ने सारी बात बताई कि कैसे वो जॉब करके उनका भार कम करना चाहती थी। ये सुनकर एक बार ओम प्रकाश जी की आंखें भर आईं। तभी अयान ने खुद से गुस्से में बोला, पूर्वी मैं मुंबई आ रहा हूँ और तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा, और अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया होगा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर मुंबई में जब सुबह पूर्वी की नींद खुली तो अपने सामने आहिल को देखकर वो बुरी तरह कांप गई। उसकी सांसें जैसे वहीं अटक गईं। उसने झटके से अपना हाथ खींचा जिससे आहिल की नींद खुल गई। आहिल ने आंखें खोलकर पूर्वी की तरफ देखा जो उसे आंखें फाड़े घूर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह सहमा हुआ था और शर्म से लाल पड़ चुका था। पूर्वी ने अपनी आवाज संभालते हुए कांप कर पूछा, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी मेरे रूम में? आहिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग, मैं तो यहाँ रात भर चौकीदारी कर रहा था। तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था? पूर्वी की आंखें बड़ी हो गईं। उसे धीरे धीरे कल रात का सपना याद आने लगा। वो रो रही थी, किसी को पुकार रही थी और किसी का गर्म सुकून देने वाला हाथ उसके सिर पर था। उसने शरारत भरी नजरों से आहिल को देखा और अनजान बनने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे कुछ याद नहीं सर। आहिल ने अपना हाथ उठाकर दिखाया। उसकी कलाई पर पूर्वी की उंगलियों के निशान अब भी हल्के लाल थे। कुछ याद नहीं? तो ये निशान किसके हैं? पूर्वी की नजर उसके हाथ पर गई। आहिल ने आगे कहा, पूरी रात तुमने मेरा हाथ इस कदर दबोच कर रखा था कि मैं छुड़ा ही नहीं पाया। रात भर मुझे ठंडी फर्श पर बैठाकर तुमने मेरा हाथ अपनी मम्मा का हाथ समझ लिया था। अब सुबह हो गई है, क्या मैं अब जा सकता हूँ या फिर से पकड़ लोगी? पूर्वी शर्म से पूरी तरह लाल हो गई। उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। सर मुझे सच में कुछ याद नहीं, और आपको चाहिए था कि आप अपना हाथ छुड़ा लेते। छुड़ा लेता? आहिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जब कोई सोते हुए इतनी मजबूती से हाथ पकड़ ले तो उसे छुड़ाने का मतलब उसकी नींद तोड़ना होता है, और तुम तो ऐसे रो रही थी जैसे कोई बच्चा हो। आहिल की आवाज में हल्की मिठास के साथ साथ उसे छेड़ने वाली शरारत भी थी। अच्छा हुआ मैं वहां था, वरना पता नहीं तुम कितना डर जाती। आहिल ने अपनी कमर सीधी की और उठ खड़ा हुआ। चलो अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे आ जाओ, मैं नहाकर आता हूँ, फिर साथ में नाश्ता करेंगे।
वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन अगले ही पल रुक गया। पीछे मुड़कर उसने पूर्वी को देखा, और हाँ, पूर्वी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आहिल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। रात का सपना सच होगा, ये मेरा वादा है। पूर्वी कुछ समझ पाती उससे पहले ही आहिल मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर चला गया। पूर्वी वहीं बेड पर बैठी उसकी बातें सोचती रह गई। उसके मन में एक अजीब सा एहसास था, थोड़ी शर्म, थोड़ी खुशी और बहुत सारी बेचैनी। लेकिन अगले ही पल जैसे उसे पूरी तरह होश आया, उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया और मन ही मन बुदबुदाई, हद है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मेरी वजह से सर ने पूरी रात बैठकर गुजार दी। उधर आहिल की बातें याद आते ही उसका चेहरा फिर लाल पड़ गया। कुछ देर बाद आहिल नहाने और फ्रेश होने चला गया, जबकि पूर्वी नीचे आकर किचन की तरफ चली गई। तभी उसे दरवाजे पर कोई आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई अंदर आया हो। वो बाहर आई तो देखा कि एक लगभग 40 साल की काफी अमीर सी दिखने वाली औरत तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। उस औरत की नजर जैसे ही पूर्वी पर पड़ी, उसके कदम अचानक रुक गए। वो कुछ पल तक पूर्वी को बिना पलक झपकाए देखती रही। उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी, मानो उसने इस घर में किसी ऐसी लड़की को देखने की उम्मीद ही नहीं की थी। उस लेडी ने मन ही मन सोचा, ये लड़की कौन है और ये आहिल के घर में क्या कर रही है? पूर्वी भी उसे देखकर सहम गई। उस औरत ने कुछ पल उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर सख्त आवाज में पूछा, ए लड़की, क्या नाम है तेरा? पूर्वी ने घबरा कर जवाब दिया, जी मेरा नाम पूर्वी है, लेकिन आप कौन? पूर्वी की बात सुनते ही उस औरत का चेहरा और सख्त हो गया। वो एक कदम आगे बढ़ी। तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मुझसे मेरी पहचान पूछे। पूर्वी डरकर चुप हो गई। उस औरत ने फिर उसकी तरफ घूरते हुए पूछा, पहले ये बता, तू आहिल की क्या लगती है और इस घर में क्या कर रही है? ये कोई और नहीं बल्कि राखी अग्रवाल यानी कि आहिल की सौतेली माँ थी, जिससे आहिल सख्त नफरत करता था और उसे अपने घर में आने की इजाजत नहीं देता था। लेकिन इनको आहिल की जिंदगी में दखल अंदाजी देना बहुत पसंद था, और जैसे ही उनको आहिल की जिंदगी में आई एक लड़की की खबर लगी, वो तुरंत पता लगाने घर आ पहुंची थी। पूर्वी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। जी मैं वो यहाँ, क्या वो लगा रखा है? राखी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। सीधे सीधे बता, मेरे बेटे के घर में तू कर क्या रिगाड़ी है? पूर्वी के पास कहने के लिए जैसे कोई जवाब ही नहीं था। जी मैं सर के साथ। इतना सुनते ही राखी की आंखों में शक और गहरा हो गया। सर के साथ दिल्ली से आई हूँ। राखी जी कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर अब हैरानी से ज्यादा शक था। दिल्ली से आई है और सीधे मेरे बेटे के घर में? पूर्वी ने सफाई देने की कोशिश की। जी लेकिन बात वैसी नहीं है। मुझे मत बता कि बात कैसी है। राखी गुस्से में गरजी। पूर्वी सहम कर पीछे हो गई। राखी उसके और करीब आई और बोली, आहिल ने बिना मुझसे पूछे इस लड़की को यहाँ लाकर रखा है। आखिर बात क्या है? कहीं वो कुछ ऐसा करने की तैयारी तो नहीं कर रहा जिसके बारे में मुझे भनक तक नहीं है? उसकी आवाज में गुस्से के साथ चिंता और शक दोनों थे। पूर्वी ने डरते हुए कहा, जी सर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो बस क्या? राखी की तेज आवाज से पूर्वी फिर चुप हो गई। फिर वो औरत जल्दबाजी में गुस्से में बोली, तू यहाँ चाहे जिस भी काम से आई है, लेकिन याद रखना, कामयाब नहीं होने दूंगी। पूर्वी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। तभी पीछे से आहिल की आवाज सुन पूर्वी और ज्यादा चौंक गई। पूर्वी आहिल की आवाज सुनी और ज्यादा चौंक गई। उसने देखा तो आहिल उसकी तरफ आ रहा था। फिर उसने उस महिला की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो आहिल के आने से पहले ही जा चुकी थी। पूर्वी हैरान थी कि आखिर ये आहिल से बिना मिले कहाँ चली गई। पूर्वी, आहिल उसके करीब आ चुका था। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? नहीं तो सर। पूर्वी ने जल्दी से अपनी नजरें चुरा ली। आहिल ने उसे गौर से देखा। साफ था कुछ तो हुआ था। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? पूर्वी का दिल धक से रह गया। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो उस औरत के बारे में बता दे, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। अगर आहिल को पता चला तो वो परेशान होगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आहिल ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसे कुरेदने के बजाय बस उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं, मुझे देर हो रही है। दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े, लेकिन बैठने से पहले पूर्वी के मन में एक और सवाल आया। वो जब से इस घर में आई थी, उसने आहिल के परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं देखा था। तभी उसने हिम्मत जुटाकर झिझकते हुए पूछा, सर एक बात पूछूं? पूछो। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने आपके परिवार में किसी को नहीं देखा। आपके दादा दादी, पापा और माँ। माँ शब्द सुनते ही आहिल का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा। पूर्वी बुरी तरह कांप गई। सर। आहिल कुछ पल तक गुस्से में खड़ा रहा, फिर उसने खुद को संभाला। उसकी नजर पूर्वी के डरे हुए चेहरे पर पड़ी तो उसका गुस्सा थोड़ा नरम हुआ। वो उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा। आहिल की बातें सुनकर पूर्वी थोड़ी शांत हुई। तभी आहिल ने धीमी आवाज में कहा, बस मेरे परिवार से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता। लेकिन सर, जब जरूरत होगी मैं खुद तुम्हें सब बताऊंगा, सबसे मिलवाऊंगा भी। आहिल की आवाज अचानक गंभीर हो गई। लेकिन मेरी माँ के बारे में भूल कर भी मुझसे सवाल मत करना। पूर्वी उसे देखती रह गई। क्यों सर? आहिल की आंखों में कुछ पल के लिए पुराना दर्द उभरा। क्योंकि वो कहानी बहुत लंबी है और अभी मैं नहीं चाहता कि तुम उसका हिस्सा बनो। उसने पूर्वी का हाथ हल्के से दबाया। इसलिए इन सब बातों से दूर रहो। जब सही वक्त आएगा मैं खुद तुम्हें सब बताऊंगा। पूर्वी ने धीरे से सिर हिला दिया। जी सर। आहिल ने उसका हाथ छोड़ा। अब इन सब के बारे में मत सोचो, चलो नाश्ता करते हैं। नाश्ते की बात सुन पूर्वी थोड़ा झिझकते हुए बोली, पर नाश्ता तो मैंने अब तक बनाया नहीं है। ये सुन आहिल बोला, मैंने ऑलरेडी मंगा रखा है। पूर्वी थोड़ा झेप गई। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर आ बैठे। पूर्वी को अब भी थोड़ा अजीब लग रहा था। वो इस घर में आहिल की कुक बनकर आई थी और आहिल उसे अपने साथ बैठाकर नाश्ता करा रहा था। तभी वहाँ आहिल का पर्सनल मैनेजर विक्रम आया। आहिल ने पूर्वी की तरफ इशारा किया, विक्रम ये पूर्वी है, आगे से इसके काम और शेड्यूल तुम देखोगे। इसे किचन और बाकी सारी चीजें समझा देना। बिल्कुल बॉस। आहिल ने विक्रम को भी बैठकर नाश्ता करने का इशारा किया। विक्रम पूर्वी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद आहिल की नजर पूर्वी पर गई। वो नाश्ता करने की जगह किसी सोच में डूबी थी। आहिल कुछ देर तक उसे देखता रहा। पहले उसकी भौहें सिकुड़ी, फिर चेहरे पर नाराजगी आने लगी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि पूर्वी उसके सामने बैठी हो और उसका ध्यान कहीं और हो। आखिरकार वो अपनी कुर्सी से उठकर पूर्वी के बगल में आकर बैठ गया। पूर्वी, विक्रम तुम्हें तुम्हारे सारे काम समझा देगा और तुम्हारा शेड्यूल भी बना देगा, इसलिए इसके टच में रहना। पूर्वी अब भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो किसी सोच में गुम थी। तभी आहिल ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम मंद मंद मुस्कुरा रहा था। आहिल का गुस्सा और बढ़ गया। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। पूर्वी घबरा गई। हम दोनों के पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि एक ही बात बार बार समझाएं, इसलिए अभी विक्रम से अपने काम के बारे में डिस्कस करो। बाकी फालतू काम बाद में भी कर सकती हो। उसकी तेज आवाज से पूर्वी होश में आई और डरकर बोली, सॉरी सर, और अपनी जगह से खड़ी हो गई। आहिल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, मैंने तुम्हें वर्मा से चेक लेने को कहा था, वो किया? विक्रम कंफ्यूज हो गया। बॉस, वर्मा का चेक? लेकिन आपने मुझसे कब कर ही कहा था। आहिल ने उसकी बात काट दी। और अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना, मुझे काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ अभी वर्मा से चेक साइन करवा कर लाओ। जी बॉस।
विक्रम वहां से निकलते हुए मन ही मन सोचने लगा, बॉस ने मुझे वर्मा का चेक लेने को कब कहा था? वो तो कल ही मुंबई आए हैं। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह समझ गया, बॉस अपना गुस्सा मुझ पर नहीं पूर्वी पर निकाल रहे थे। विक्रम जल्दी से वहां से निकल गया। विक्रम के जाते ही आहिल के चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि आई। अब वहां सिर्फ वो और पूर्वी थे। आहिल ने पूर्वी की तरफ देखा, वो अब भी सिर झुकाए वहीं खड़ी थी। पूर्वी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। हाँ सर। उसकी आंखों में अब भी डर था। उसे लग रहा था कि शायद आहिल फिर से उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन इस बार आहिल की आवाज शांत थी। यहाँ मेरे पास आकर बैठो। आहिल ने अपने बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। पूर्वी थोड़ी झिझकी और फिर उसके पास आकर बैठ गई, लेकिन बैठते ही उसने अपनी चेयर थोड़ा सा दूर खिसका ली। आहिल की नजर उस दूरी पर टिक गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो धीरे से उसकी तरफ झुककर बोला, पूर्वी तुम भी कमाल हो। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा। जी। आहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने मन में बोला, जहाँ हर लड़की मेरे करीब आने और मुझे छूने का बहाना ढूंढती है, वहीं मैं खुद तुम्हें अपने करीब आने के लिए कह रहा हूँ। वो थोड़ा और करीब आया। पूर्वी की धड़कन तेज हो गई। फिर आहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमी लेकिन पॉजिटिव आवाज में कहा, और तुम हो कि मेरे पास बैठकर भी मुझसे इतनी दूरी बनाकर रखती हो, क्यों? एक पल के लिए पूर्वी को लगा कि आहिल उससे कुछ कह रहा है। आहिल इतना कहकर उसके चेहरे को देखने लगा और उसमें खो गया। तभी पूर्वी बोली, सर। आहिल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पूर्वी ने थोड़ा और पास होकर पूछा, सर आपने कुछ कहा? फिर भी आहिल जैसे अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। पूर्वी ने उसके चेहरे के सामने अपना खूबसूरत हाथ हिलाया। सर आप मेरी बात सुन रहे हैं? पूर्वी की प्यारी आवाज कानों में पड़ते ही आहिल जैसे अचानक होश में आया। उसने पहले पूर्वी को देखा, फिर उसके हाथ की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ सुन रहा हूँ। पूर्वी ने आंखें सिकोड़ कर उसे देखा। तो मैंने अभी क्या कहा? आहिल एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसके होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। वो तो मैं भूल गया सर। पूर्वी झुंझलाकर बोली। आहिल हल्का सा हंस पड़ा और अपने गुस्से को भुलाते हुए बोला, अच्छा बाबा अब बताओ तुम्हारा कौन सा काम बाकी है? पूर्वी ने उसे अपना काम समझाना शुरू किया और आहिल इस बार सच में उसकी मदद करने लगा। वहीं बंगले के बाहर विक्रम परेशान हालत में खड़ा था। विक्रम आहिल का पर्सनल मैनेजर था और कुछ देर पहले ही बॉस के एक अजीब आदेश की वजह से उलझन में था। आहिल ने उसे वर्मा नाम के किसी क्लाइंट से चेक साइन करवाकर लाने को कहा था, लेकिन विक्रम को याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके पास वर्मा नाम का कौन सा क्लाइंट था। आखिरकार उसने अपने साथी धीरज को फोन मिला दिया। 2 रिंग के बाद कॉल उठी। हेलो बोलो विक्रम, कैसे हो? धीरज की आवाज सुनते ही विक्रम झल्ला उठा। कैसे हो छोड़, तू कब वापस आ रहा है? यहाँ बॉस को पता नहीं क्या हो गया है। धीरज तुरंत परेशान हो गया। क्या हुआ बॉस को? सब ठीक तो है? तुम उन्हें हॉस्पिटल ले गए? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने क्या कहा? अबे चुप, विक्रम ने चिढ़कर कहा। पहले मेरी एक बात का जवाब दे। क्या? ये वर्मा नाम का कौन सा क्लाइंट है हमारे पास? धीरज कुछ पल चुप रहा। कौन सा वर्मा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। बॉस ने अभी मुझे कहा कि वर्मा से चेक साइन करवा कर लेकर आओ। अब तू बता हमारे पास वर्मा नाम का कौन सा क्लाइंट है? अगले ही पल धीरज जोर जोर से हंसने लगा। विक्रम का चेहरा बिगड़ गया। अबे हंस क्यों रहा है? धीरज ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, विक्रम हमारे पास वर्मा नाम का कोई क्लाइंट ही नहीं है। क्या? विक्रम का मुंह खुला रह गया। मतलब ये कि हमारी क्लाइंट लिस्ट में वर्मा नाम का कोई क्लाइंट नहीं है। विक्रम ने माथा पकड़ लिया। तो फिर बॉस ने मुझे किस वर्मा से चेक लेने भेजा है? धीरज कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आवाज में हल्की सी शरारत आ गई। तू पूर्वी मैडम के कितने करीब गया था? विक्रम चौंक गया। क्या मतलब? धीरज ने कहा, मतलब ये कि आज तू पूर्वी मैडम के साथ बैठकर उन्हें काम समझा रहा था ना? तभी विक्रम शॉक होकर बोला, हाँ तो? धीरज ने कहा, बस वही। विक्रम ने कंफ्यूज होकर कहा, अबे उसमें क्या है? बॉस ने खुद कहा था कि पूर्वी को उसका काम और शेड्यूल समझा दूं, मैं तो वही कर रहा था। धीरज ने गंभीर आवाज में कहा, तूने काम समझाया और शायद बॉस ने कुछ और समझ लिया। विक्रम की आंखें फैल गईं। अबे क्या बकवास कर रहा है? धीरज ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, देख अगर अपनी सलामती चाहता है तो पूर्वी मैडम से थोड़ा दूर रहना। अरे नहीं, मैं पूर्वी के करीब नहीं गया था, हमारी तो बस फॉर्मल बातें हो रही थी। मैं तो वही काम कर रहा था जो बॉस ने मुझे दिया था, लेकिन अचानक उन्हें क्या हो गया ये मेरी समझ से बाहर है। धीरज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अबे गधे, पूर्वी नहीं पूर्वी मैडम बोल। विक्रम ने हैरानी से पूछा, क्यों? धीरज ने बेहद गंभीर होकर कहा, क्योंकि वो हमारी फ्यूचर लेडी बॉस हैं। विक्रम के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। व्हाट? धीरज ने कहा, तूने सही सुना। विक्रम बोला, तू कहना क्या चाहता है? कि बॉस को पूर्वी मैडम पसंद है। विक्रम की आंखें और बड़ी हो गईं। सच में? हाँ, मतलब हमारे खड़ूस बॉस को वो मासूम सी लड़की पसंद है। हाँ, लेकिन उन्होंने खुद तुझे बताया नहीं? तो फिर तुझे कैसे पता? धीरज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बॉस को मैं काफी समय से जानता हूँ और आज जो कुछ हुआ है उससे तो बात बिल्कुल साफ है। विक्रम के दिमाग में अचानक कुछ देर पहले का पूरा सीन घूम गया। आहिल का उसे बेवजह वर्मा के चेक के लिए भेजना, पूर्वी पर गुस्सा करना और अब उसे अपने साथ लेकर जाना। उसकी आंखें चमक उठी। ओह, तो वर्मा कोई क्लाइंट नहीं था। अब समझ आया, मतलब बॉस मुझे पूर्वी मैडम से दूर भेजने के लिए बहाना बना रहे थे। बिल्कुल। विक्रम कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर उत्साह आ गया। ओह माय गॉड, हमारे बॉस को सच में प्यार हो गया। तभी धीरज ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, चुप। विक्रम शॉक था, लेकिन ये तो बहुत बड़ा। उसकी बात काटते हुए धीरज बोला, मैंने कहा चुप। विक्रम तुरंत शांत हो गया। धीरज ने इस बार बेहद गंभीर आवाज में कहा, सुन, ये बात सिर्फ तुझे पता है और इसे अपने तक ही रखना। बॉस ने खुद किसी को कुछ नहीं बताया है। लेकिन दादी को? तभी विक्रम ने उसकी बात बीच में ही काट दी, किसी को नहीं। विक्रम फिर चुप हो गया। और हाँ, मैं आज शाम मुंबई वापस आ रहा हूँ, वहाँ आकर तुझे सब समझाऊंगा, तब तक अपनी जुबान बंद रखना। ठीक है। धीरज ने फोन काट दिया। विक्रम कुछ देर तक मोबाइल को देखता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक अजीब सी खुशी भी थी। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि हमेशा अपने काम में डूबा रहने वाला उसका खड़ूस बॉस किसी लड़की को लेकर इतना पजेसिव हो सकता है। मतलब बॉस को सच में प्यार हो गया। विक्रम ने बंगले की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद बंगले का दरवाजा खुला। आहिल और पूर्वी साथ में बाहर आए। विक्रम की नजर दोनों पर पड़ी। आहिल ने उसे देखते ही भौहें चढ़ा दी। अरे तुम अभी तक यही हो? विक्रम सकपका गया। वो बॉस पूर्वी मैडम को एडमिशन के लिए ले जाना था ना, इसलिए मैं। उसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। आहिल ने बिना किसी हिचक के पूर्वी की तरफ देखा। वो मेरी जिम्मेदारी है। विक्रम ने आहिल के चेहरे की तरफ देखा, फिर पूर्वी की तरफ। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आने लगी। आहिल ने उसे घूरा। विक्रम तुरंत सीधा हो गया। जी बॉस, आहिल ने सख्त आवाज में कहा, और मैं तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं हूँ, इसलिए अभी के अभी ऑफिस जाओ, मैं तुमसे वही मिलता हूँ। जी बॉस।
विक्रम तुरंत वहां से निकल गया। आहिल ने पूर्वी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। ड्राइवर ने पहले ही कार तैयार कर रखी थी। उसने पीछे का दरवाजा खोला। आहिल ने पूर्वी से कहा, बैठो। पूर्वी चुपचाप आहिल के बगल वाली सीट पर बैठ गई, लेकिन कार में बैठने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर विक्रम को देखा। विक्रम अभी भी कुछ सोचता हुआ जा रहा था। पूर्वी ने उसे देखकर मन ही मन कहा, महादेव, विक्रम सर को सहन शक्ति देना। तभी उसके बगल में बैठे आहिल की मैग्नेटिक आवाज सुनाई दी, उसके लिए तुम्हें महादेव को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, उसके पास पहले से ही बहुत सहन शक्ति है। पूर्वी ने झटके से आहिल की तरफ देखा। उसकी आंखें और मुंह दोनों खुले रह गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आहिल ने उसके मन की बात कैसे सुन ली। सर, वही आहिल ने उसकी इस हरकत को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी ठुड्डी को हल्के से टच करके ऊपर किया, जिससे पूर्वी का मुंह बंद हो गया। फिर उससे थोड़ी दूरी बनाते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो, कार्टून लग रही हो तुम। पूर्वी ने नॉर्मल होकर आहिल के चेहरे को देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी? उसकी बात सुनकर आहिल ने अपने फोन में कुछ स्क्रॉल करते हुए लापरवाही से कहा, अब जब इतना तेज बोलोगी तो मुझे क्या, ड्राइवर को भी सुनाई देगा। पूर्वी ने आहिल की बात सुनकर जल्दी से अपना सिर घुमाकर ड्राइवर की तरफ देखा तो वो जल्दी से अपनी नजरें उससे चुराकर कार चलाने लगा और ऐसा दिखावा करने लगा मानो उसका पूरा ध्यान कार चलाने पर ही हो और उसने उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी। विक्रम, जो वही थोड़ी दूरी पर था, उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, धीरज सच ही कह रहा था, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है, क्योंकि पहली बार आहिल ने किसी लड़की का हाथ खुद से पकड़कर कार में बैठाया है, नहीं तो लड़कियां उसे छूने के लिए तड़पती हैं। तभी वहीं विक्रम का ध्यान गाड़ी के लगातार हॉर्न से टूटा। उसका ड्राइवर कब से उसे बुला रहा था, लेकिन वो कुछ भी सुन ही नहीं रहा था। उसे अब भी आहिल का पूर्वी का हाथ पकड़कर जाते हुए सीन बार बार नजर आ रहा था। वो खुद से बड़बड़ाकर वो कार की बैक सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने कार के शीशे में देखते हुए पूछा, सर कहाँ चलना है? तो विक्रम ने बिना किसी भाव के कहा, जहाँ तुम्हारे और मेरे यानी हम दोनों के बॉस मिलेंगे वहीं चलो। इतना कहकर वो अपने फोन पर कुछ मेल चेक करने लगा। सुबह के 10 बजे के करीब आहिल ऑफिस पहुंचा और सीधे अपने कैबिन में चला गया। उसके रूम का इंटीरियर डिजाइन बहुत अच्छा था। उस ऑफिस रूम की सबसे खूबसूरत चीज थी आहिल की चेयर के ठीक पीछे कांच की बड़ी सी विंडो, जहां से पूरे मुंबई का सुंदर नजारा दिखाई दे रहा था। आहिल के आने के बाद उसके कैबिन में विक्रम आया और उसे कॉफी पकड़ाते हुए सामने कुर्सी पर बैठ गया। विक्रम ने देखा कि वो इस वक्त एक फाइल रीड कर रहा था। तभी विक्रम ने आहिल से पूछा, आहिल, पूर्वी का एडमिशन अच्छे से हो गया? आई मीन कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पूर्वी का नाम सुनते ही आहिल के कान खड़े हो गए और उसने तिरछी नजरों से विक्रम को घूरना शुरू कर दिया। विक्रम आहिल के चेहरे के एक्सप्रेशन पर ध्यान दिए बिना अपनी कॉफी पीने में लगा था कि तभी उसे आहिल की आवाज सुनाई दी, तुम्हें पूर्वी की बड़ी फिक्र हो रही है? उसकी बात सुनकर विक्रम को कुछ याद आया और उसके मुंह की कॉफी उसके गले में फंस गई, जिससे उसे जोर से खांसी आने लगी। आहिल, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? विक्रम ने जल्दी से आहिल को समझाने की कोशिश की। तुम्हारा मतलब बस मेरे काम को मैनेज करना है, जो मैं कहूँ वो करना है, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, आहिल ने सख्ती से कहा। तो विक्रम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें जलन हो रही है मुझसे, है ना? मैं तुमसे क्यों चलूंगा? आहिल ने उसे घूरते हुए पूछा। अरे इसलिए क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा गुड लुकिंग हूँ और तुम्हें डर है कि कहीं पूर्वी को मुझसे प्यार ना हो जाए, यही बात है ना? बोलो बोलो। आहिल ने इस बार गुस्से से कहा, अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है। आहिल के जवाब पर विक्रम ने उसे और छेड़ते हुए कहा, अब कह भी दो कि मैं तुमसे ज्यादा गुड लुकिंग, ज्यादा हैंडसम हूँ और तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। विक्रम की बातें सुनकर आहिल ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, गुड लुकिंग और वो भी तुम? पहले जाकर अपनी शक्ल शीशे में देखो, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। बंदर जैसी शक्ल है, बड़े आए प्यार करने वाले। पूर्वी तुमसे कभी प्यार नहीं करेगी, इतनी घटिया पसंद नहीं है उसकी। आहिल की बातें सुनकर विक्रम को हंसी भी आ रही थी और हैरानी भी हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसका दोस्त उससे इतना ज्यादा जल रहा है। विक्रम हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें जल कुकरा बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सौतन नहीं बनूंगा। क्या मतलब कि तुम मेरे सौतन नहीं बनोगे? आहिल ने उसे घूरते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा। उसकी इस बात पर विक्रम ने चेयर पर अच्छे से बैठकर कॉफी का एक घूंट लिया और कहा, अरे मेरे खड़ूस आहिल बॉस, मेरे कहने का ये मतलब है कि मुझे पूर्वी से कोई प्यार वार नहीं है। वो भोली है और मासूम भी, बस इसलिए पूछ रहा था कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना, और कोई रीजन नहीं है। दोनों में हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रही। दरअसल विक्रांत आहिल का काफी पुराना मैनेजर था, जिसकी वजह से दोनों बेबाक अपनी बातें रख देते थे और हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। उधर अयान किसी तरह मुंबई पहुंच चुका था और ओम प्रकाश जी से पता लेकर आहिल के घर तक भी पहुंच गया था। उसके अंदर ऐसा जुनून और गुस्सा था कि टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वो कहीं बचते हुए तो कहीं चकमा देते हुए अंदर आ गया। इधर पूर्वी किचन में गाने गाते हुए डिनर तैयार कर रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे जानी पहचानी आवाज दी, जिसे सुनते ही वो चौंक गई और जब वो पीछे मुड़ी तो सामने अयान खड़ा था। अयान को देख उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो यहाँ आ जाएगा। अयान की आवाज में गुस्सा भरा था, अमीर आदमी क्या मिला हम जैसों को, भूल गई? वाह, यही हमारा रिश्ता था, धोखेबाज। पूर्वी ने पीछे हटते हुए कहा, अयान सुन, मैं नहीं सुनूंगा, तू मुझसे झूठ बोलकर भागा, क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ? अयान की आवाज में तड़प थी। पूर्वी की आंखों में आंसू छलक आए। तू नहीं समझेगा, मैं पापा के लिए कर रही हूँ, बच्चों के लिए। आहिल सर मुझे यहाँ जबरदस्ती नहीं लाए हैं, मैंने खुद आहिल सर के साथ यहाँ आने का फैसला लिया था, क्योंकि मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। अयान ने कहा, तो मैं भी तो तेरा कुछ हूँ, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा था, पैसे का इंतजाम करता, तुझे किसी अजनबी के भरोसे नहीं जाने देता। उसकी आंखों में दर्द था। पूर्वी ने भी मायूस होते हुए कहा, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है अयान, मैं बोझ नहीं बनना चाहती किसी पर। पूर्वी ने आंखें मूंद ली और अयान के कंधे पर सिर रख दिया। अयान ने उसे गले से लगा लिया, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे। तभी दरवाजा खुलने की जोरदार आवाज आई, जिसे सुनते ही पूर्वी अंदर से कांप गई। सामने आहिल खड़ा था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी, जैसे कि आज वो सारी दुनिया जला देगा। अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार नहीं करना तो सिर्फ ₹149